Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्त फलसफा दोस्ती का बस इतना सा है, यहां हर देश दोस्ती मतलब से करेगा, बाकी सब बेमतलब सा है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बात बालेंद्र शाह की भी करूंगा। बालेंद्र शाह जो नायक हैं नेपाल के, तो क्या खलनायक साबित हो रहे हैं भारत के लिए। बात करूंगा उस बांग्लादेश की भी। इसके लिए तो एक कहानी आपको सुना देता हूं कि मैंने एक सूअर को लाया, उसको नहलाया, धुलाया, साफ किया, बहुत अच्छे तरीके से धोया और फिर अच्छे मखमल के गद्दे पर, बेड पर लिटाया कि यह जगह अच्छी है, और खाने के लिए मिठाई दी कि यह चीज खाने के लिए अच्छी है। वो 1 घंटे तक बहुत आराम से हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और फिर उतर कर गया, उसी कीचड़ में डूबा और वही खाया जो उसको खाना है। यानी आपको पता है, एक चीज कभी सुधर नहीं सकती, चाहे आप जितना प्रयास कर लें। बांग्लादेश का वो चेहरा भी आपको दिखाऊंगा कि भारत और रशिया की नई दोस्ती के चलते पाकिस्तान में मातम क्यों है। आपको आज मौत का जीता जागता उदाहरण दिखाऊंगा कि कैसे हर तरफ से एक देश मर चुका है। ईरान का असली चेहरा आपके सामने आज पेश भी करूंगा। आर्टिकल में बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल में आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे भाई। यह बालेंद्र शाह, एक आदमी जो 36 बरस की पॉलिटिक्स में कोई नहीं कर पाया, उसने 2 हफ्ते में वो करके दिखाया है नेपाल के अंदर। आगे चल के इस पर विचार भी करूंगा, इस पर कुछ पॉइंट भी बताऊंगा आपको क्या क्या करके दिखाया इसने। दूसरी चीज, श्रीनगर में अमेरिकन जासूस फिर पकड़ा गया है। अभी एक मैथ्यू बेंडेक पकड़ा गया था ना मणिपुर में। श्रीनगर में अमेरिकन जासूस फिर पकड़े गए हैं। जेफरी स्कॉट नाम बताया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, मोंटाना यूएसए से। पराठा खिलाया जा रहा है तो कुछ बोलने लगा है। अभी सिर्फ इतनी बात बाहर आई है कि अगर बंगाल में टीएमसी की सरकार गिरती है तो श्रीनगर को लाल कर दो। अभी आगे खबरें निकलेंगी, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, बहुत तगड़ा आर्टिकल है। यहां पर सीज फायर एंड होने जा रहा है, जो ईरान यूएस का था 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल कल है, और यह आदमी इससे कह रहा है कि दल्ले तेरी खाल नोच लूंगा अगर ईरान से समझौता नहीं हुआ तो। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। ये चारों सीन आपको क्लियर हो गए। थोड़ा सा और बढ़ूंगा अभी आपको, क्योंकि आपको न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि हम बात किस पर करने वाले हैं, यह समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये एक बंदा है, ये एक तरह से जिंदा लाश हो चुकी है, क्योंकि यहां से इसको धमकी आई है। देख लीजिए, ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर तू यह समझौता नहीं करा पाया, तेरी खाल नोच दूंगा। यहां एवरी सिंगल पावर प्लांट, एवरी सिंगल ब्रिज ऑफ ईरान खत्म। बहुत बड़ी धमकी, यानी बहुत बड़ा एस्केलेशन युद्ध हो सकता है। यह धमकी इधर से है इसके लिए। यहां इधर से आपको पता है रशिया और इंडिया की एक बहुत अच्छी डील हो गई है, जिसमें 3000 सैनिक, जिसमें 7 युद्धपोत और 10 एयरक्राफ्ट रशिया हमारे यहां रखेगा, हम रशिया के यहां रखेंगे। ऐसी हमारी डील हो गई है 5 वर्ष के लिए, और यह युद्ध के समय पर भी रहेंगे और बिना युद्ध के समय पर भी रहेंगे। और अगर यह एग्रीमेंट अच्छा चलता है तो यह 5 साल के लिए एक्सटेंड भी हो जाएगा। यह हमारी रशिया के साथ डील हुई है, इससे फटी पड़ी है अगले की इसकी। दूसरी बात, अगर यह समझौता रद्द होता है और ट्रंप इस युद्ध को आगे बढ़ाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से लोग भागकर पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। और यह पाकिस्तान के लिए अभी से सिरदर्द बनी हुई है बात कि इतने लोगों को कैसे आप रिफ्यूजी के तौर पर रखेंगे। अपने बंदों के लिए खाने के बांधे हैं, बाहर से आए हुए लोगों को कैसे रखेंगे। तो क्या होगी, भुखमरी, पेंडेमिक और पाकिस्तान की अंदरूनी कलह। ऐसे में ये जो बीएलए वाले हैं या इनके अंदर वाले जो एलएलपी वाले हैं, वो वाले भी सक्रिय हो जाएंगे और धड़ाधड़ बॉम्बिंग होगी, आप देखना। तीसरी बात, यहां देख लीजिए, सऊदी अरब ने इसको धमका दिया है। क्यों? क्योंकि ये सूडान में एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी। वहां 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और उस लड़ाई में ये आतंकवादी हथियार भेज रहा है वहां लड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो सऊदी अरब ने कहा है कि अगर तूने ये हथियार भेजे तो तेरा मेरा जो डिफेंस डील है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी पैसा तुझे मैं नहीं दूंगा। 1.5 बिलियन की डील इसकी खत्म करा दी तुरंत के तुरंत। सऊदी अरब ने धमकी दिया कि अगर हमारे साथ पैक्ट में रहना है तो ये आतंकवादी हरकतें बंद करनी पड़ेगी। आप क्या समझ रहे हो? बस इतनी परेशानी है इस पर? नहीं। ये देखिए, ये तो वही है कि इंडिया रूस में जो समझौता हुआ है, उससे ये पत्रकार है पाकिस्तान की बहुत दिक्कत में है, कह रही है ये क्या हो रहा है, भारत क्यों ऐसी डीलें कर रहा है। अब फट गई है, क्यों पता है? क्योंकि रूस के युद्धपोत यहां रहेंगे अरब सागर में। पाकिस्तान की नेवी तो वैसे ही, उन पे तो अंडरवियर ही नहीं है, और क्या हालत होगी इनकी। यहां देखिए, पेट्रोल और डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है मेरे भाई,
ऑलमोस्ट खत्म हो गया पेट्रोल और डीजल, यानी 400 के ऊपर पेट्रोल चल रही है और डीजल तो पता नहीं खत्म ही है। यहां देखिए, ये भुखमरी के हालात हैं, पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहा हूं ये परसों की, यानी लोग एक आटे की बोरी पर 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये मैं आपको ताजिया हालात दिखा रहा हूं पाकिस्तान के, और ये युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे हालातों में जो लड़ाई होगी उनको रोकने का एक ही तरीका है, वो है इंडिया के साथ युद्ध। दूसरी बात ये देखिए, यहां पर अगर अफगानिस्तान हमला करता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो पश्तून हैं वो पाकिस्तान से पलायन करके कहां पहुंच जाएंगे? अफगानिस्तान वाले इलाके में, यानी अफगानिस्तान अपना इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है बहुत इजीली ले लेगा अगर ये सारे रिफ्यूजी उधर जाने लग गए तो। ये भी एक सरदर्द है। और तीसरी बात, अगर ईरान को अमेरिका मारता है तो आधे लोग तो पाकिस्तान में भाग के आएंगे, ये तो हम और तुम जानते ही हैं। लेकिन दूसरी बात, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी की तरफ से लड़ेगा ईरान वालों से, और ईरान के सिया आएंगे पाकिस्तान में, और यहां 50% सिया ऑलरेडी हैं। तो सिविल वॉर इज डेफिनेट इन पाकिस्तान। तो एक व्यक्ति मौत को कैसे जो है बुलावा देता है, यह मैं आपको सादर्श तरीके से दिखा रहा हूं। यहां देख लीजिए, सम बाउंड्रीज। हमने अब ऑपरेशन सिंदूर की क्या आने वाली है? वर्षगांठ आने वाली है। जो पहलगाम हुआ था उसके बाद हमने जो अपना प्राइड वेलर दिखाया था, अब उसके बाद वर्षगांठ आने वाली है ऑपरेशन सिंदूर की, और आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने साफ कहा है कि सम बाउंड्रीज शुड नेवर क्रॉस्ड। कुछ ऐसी सीमा रेखाएं होती हैं जो कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और ये हम वर्षगांठ पर उनको मैसेज दे रहे हैं। अगर दोबारा से कोई हरकत हो रही है और वो तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब की बार पूर्ण इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यह तैयारी बांग्लादेश की साइड से हो रही है मेरे भाई। और इसका आपको एक जीता जागता उदाहरण भी दिखा देता हूं। मैंने कहा था ना, सुअर को नहलाया धुलाया, उसको बेड पर लेटाया, लेकिन उसको कहां जाना है? वहीं जाना है जहां उसको बदबू आती है। देखिए ना, थैंक यू पाकिस्तान। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को कहा शुक्रिया। टर्की में मिलने के दौरान ऐसा क्या हुआ? जो इसकदार है ना पाकिस्तान का, उसी की भाषा बोल रहा है बांग्लादेश। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हां, हकीकत बात है ये। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को सुलझाने में पाकिस्तान के प्रयासों का आभार व्यक्त किया है, थैंक यू कहा है। और खलीलुर रहमान ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसकदार से मुलाकात की। दोनों मुलाकात अंतल्या डिप्लोमेसी फोरम के इतर हुई हैं। टर्की में बैठ के गिरोह बना हुआ है, कॉफी ग्रुप। हथियार तो है नहीं, किसी से लड़ने की औकात है नहीं, क्षमता है नहीं, तो कौन सा ग्रुप है? कॉफी क्लब। ध्यान रखना। बातचीत में दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की चर्चा की है। लेकिन भारत के लिए क्या खतरा है? एक बात देखिए, बांग्लादेश का बयान देखिए, इसके मुंह पर चप्पल ना मार दो ना, मेरे नाम बदल देना। ये देखिए, इंडिया बांग्लादेश क्या कह रहे हैं? थ्रेट फ्रॉम इंडिया, हमको भारत से खतरा है। और ये क्या कहते हैं? बांग्लादेश डिप्लॉय फ्रांस एडवांस एयर स्पेस सर्विलेंस सिस्टम इन ढाका। बेटा, भारत से किसी को खतरा होता ना तो सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को होता। पाकिस्तान को भी यह पता है कि मैं नाजायज दल्ला हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना बेटा मानता है, इसीलिए पीठ पाट के ही छोड़ देता है, जान से नहीं मार रहा। और तू तो फिर भी क्या कजिन में आता है? कजिन में काटा तो पाकिस्तान में से ही है ना, लेकिन यह कह रहा है हमको भारत से डरा, और इसलिए इसने फ्रांस का एडवांस रडार सिस्टम लगाया है। अब इससे भारत को खतरा है, यह भारतवासियों को समझने की जरूरत है कि इससे भारत को क्या खतरा है। देखिए दोस्तों, यह ढाका में लगाएगा इसको, और आपको पता है कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, कितने का? 20 से 22 किलोमीटर का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो दोस्तों 60 किलोमीटर लंबा है। वहां सबसे ज्यादा खतरा है। आप कहेंगे सर इसके ढाका से हमें क्या खतरा है? लाल मुनीर हट का नाम सुना है आपने? लाल मुनीर हट से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूरी सर्वेलेंस हो सकती है कि कितने जहाज कहां से जा रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में कितना आर्मी का सामान ले जा रहे हैं, हमारी कितनी फ्लाइट जा रही है, हमारी एयरफोर्स का क्या मूवमेंट है। एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड बाय दिस हाईली टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड इन ढाका बाय द बांग्लादेश। समझ गए? तो यह हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न का विषय है, यह भारत को सोच के चलना है। पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन रुपए के जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, सूडान में भेज रहा था, वहां और मारकाट बजवाने के लिए। सऊदी ने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो टर्मिनेट द एग्रीमेंट, बट हमसे एग्रीमेंट तोड़ ले, क्योंकि तू तो जीता जागता आतंकवादी है। इस वजह से दोस्तों सऊदी अरब ने इसको हड़काया है पाक को कि अगर ऐसा हुआ तो हम एग्रीमेंट तोड़ देंगे। और एग्रीमेंट देखिए, एग्रीमेंट में कोई ऐसा नहीं है सऊदी का बहुत बड़ा फायदा या नुकसान है। सऊदी को लड़ना थोड़ी है, पाकिस्तान पर आक्रमण होगा तो उसको तो केवल पैसा देना है। लड़ेगा कौन? लड़ेगा तो वो भूखा मुस्लिम पाकिस्तान का, जो एक एक रोटी के लिए तबाह है और कह रहा है कि मुझे मार ही दो, क्योंकि मैंने खाना ही नहीं खाया 4 दिन से, तो इससे तो तुम मुझे मार दोगे तो अम्मी ये कहेगी कि भूख से मरा है, गोली से नहीं।
जय हिंद, वंदे मातरम। यहां देखिए, नेपाल में बालेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में, मैं बालेन शाह के बारे में आपको थोड़ी सी वो दे देता हूं, खबर दे देता हूं। बालेन शाह, आपको पता है दोस्तों, पिछले 36 साल में जो गवर्नमेंट चल रही थी नेपाल के अंदर, करप्टेड गवर्नमेंट थी, वही लोग आपस में 2-2 साल, 4-4 साल, यानी पिछले 18 साल में 14 बार प्रधानमंत्री बदल गया नेपाल के अंदर, 14 बार। वही गवर्नमेंट खा रही है, नेताओं के जो लड़के हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। बालेन शाह ने आके तस्वीर चेंज करी। लोग बालेन शाह की तुलना भारत के योगी आदित्यनाथ से करने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए पशुपति मार्केट को, जितना भी अतिक्रमण था 12 घंटे के अंदर हर चीज तोड़ के फेंक दी गई। 45 बुलडोजर चले हैं 12 घंटे और सब कुछ तोड़ के फेंक दिया गया। हर नेता का, हर मंत्री का, हर विधायक का, हर एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, क्योंकि जब तक इनके बच्चे यहां पढ़ेंगे नहीं या इलाज नहीं कराएंगे, तब तक स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधरेगी। आम आदमी मरता रहेगा। भारत को इससे सीख लेनी चाहिए, जो अच्छी चीज है उससे सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, बालेन शाह ने यह बोल दिया, कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, ना किसी के सायरन रहेगा, ना मंदिरों के लिए भीड़ लगेगी। जिस रोड से आम जनता जा रही है उसी रोड से मंत्री भी जाएगा, पैदल जा रही है तो पैदल, और गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से। वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। यह अब तक की दुनिया की सबसे यंग गवर्नमेंट है, यानी 15 मंत्री तो 35 साल से छोटे हैं। सबसे बड़ा कैबिनेट में कोई आदमी है तो वो 51 वर्ष का आदमी है, और वो भी एक, बाकी सब 40 के अंदर है और आधे से ज्यादा 35 के अंदर है। द यंगेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड है। अब जेनजी जनरेशन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये देखा जा रहा है कि अगर आप वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो अब ये प्रूफ होकर दिखा रहे हैं कि कैसे कोई चीज सुधर सकती है। कई वर्षों का लगातार भ्रष्टाचार कैसे अंत में जा रहा है। देखिए, एक डायलॉग मारा है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है, द प्रॉमिस इज द प्रॉमिस, यानी जो वादा है वो वादा है। उन्होंने कहा था कि सरकार में आने के बाद केपी शर्मा ओली जेल जाएगा तो जेल जाएगा। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिला दिया। ये वादा तो वादा, प्रॉमिस इज द प्रॉमिस। लेकिन यहां लोग नाराज किस बात पे हैं, मैं आपसे बता देता हूं। भारत से थोड़ी तलकियां चल रही हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि नेपाल का जो बालेंद्र शाह है वो नेपाल के लिए नायक की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या भारत के लिए खलनायक की भूमिका निभाएंगे? यह मामला सुलट जाएगा, मामला सुलट जाएगा हमारे हिसाब से। देखिए क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने थोड़े टारगेट्स ज्यादा रखे। इन्होंने कहा है मेरे को $100 बिलियन की इकोनॉमी चाहिए, यह टारगेट है इनका। अभी कितने की इकोनॉमी है? $32 बिलियन की इकोनॉमी है। तो चाहिए टारगेट, 100 बिलियन तक जाना है तो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। अब उसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि 100 रुपए से ऊपर का कोई भी सामान अगर भारत से आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। और इसी वजह से जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां बहुत सारा लेन देन होता है, वो ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने भी काफी अलर्ट जारी कर दिया है। भारत ने कहा है नेपाल का कोई भी व्यक्ति अगर सामान लेता है तो सबसे पहले उसका आई कार्ड देखिए कि वो नेपाली है कि नहीं है। तो भारत की तरफ से भी मामला टाइट कर दिया गया है और नेपाल की तरफ से यह टैरिफ लगाया गया है। आप कमेंट में बताना यह कैसे निर्णय है। यह मैं आपको नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा था। अब आपको छोटी चीज और बताऊंगा कि हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना ने ले ली है। यह दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, चीफ ऑफ इंडियन नेवी, कह चुके हैं कि हम लोगों के साथ मिलकर या अकेले सक्षम हैं, आप हमें मौका तो दीजिए। इंडियन नेवी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है और एक मौके का इंतजार कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों चीन और पाकिस्तान ने बहुत ताकत बढ़ाई है अपनी युद्ध के मामले में, तो भारत उसी को टैकल करने के लिए इस बार जो ओपनिंग होगी वो कौन करेंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन नेवी। समझ गए मेरे प्यारे भाई? नेक्स्ट आ जाइए, डोवाल साहब की एक विजिट बता देता हूं आपको जो बहुत ज्यादा अर्जेंट विजिट है। जैसे ही पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन के हथियार वहां भेजने के लिए तैयार हुआ कि वहां मारकाट मारो, आतंकवादी हमला करो, कहां? सूडान में, वैसे ही तुरंत डोवाल साहब कहां जाते हैं? तुरंत जाते हैं सऊदी अरबिया। कह रहे हैं देख रहे हो, इनसे पैक्ट कर रहे हो, तुम असली मुस्लिम हो, ये तो कन्वर्टेड हैं, ये तो कन्वर्टेड है, ये तो बीच के हैं, ये तो हल्ला मचाएंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो सऊदी अरब ने इसको कह दिया कि तेरा मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर तूने ये भड़वागिरी करी तो खत्म करो इसको, कोई हथियार नहीं जाएगा, कोई मारकाट नहीं बजेगी। और यहां से हमने सऊदी को एक क्लियर मैसेज भी दे दिया कि जब हम इसको पीटेंगे तो किसी बात पर पीटेंगे तो तुम तो एक मैसेज का ट्वीट भी मत करना कि भाई क्यों पीट रहे हो इसको, तुम समझ जाना कि इसकी किसी घटिया हरकत पे ही मार रहा होगा भारत। क्योंकि हमने डिलिमिटेशन में 24 सीटें रख दी है भाई जम्मू कश्मीर में। लड़ाई तो होगी और हमको अपना इलाका वापस चाहिए, तो उसके लिए पूरे धरती पर हम क्या कर चुके हैं? तैयारी बिछा चुके हैं, जाल बिछा चुके हैं। यूएई के खिलाफ खड़ा हुआ है ईरान। यूएई में जासूस पकड़े जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ईरान में नीचे हुदीज रहते हैं, और हुदीज कौन है? वो ईरान के पोषित आतंकवादी हैं। उधर लेबनान से इजराइल पर हमला होता है, लेबनान में हिजबुल्लाह रहता है। हिजबुल्लाह कौन है? ईरान का पोषित आतंकवादी है हिजबुल्लाह। आपने देखा होगा कि इजराइल के खिलाफ पैलेस्तीन और गाजा पे कितनी हाय तौबा करते हैं पाकिस्तान और ईरान, लेकिन जब सीज फायर की बात हुई थी तो उसमें पैलेस्तीन का या गाजा का कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने, लेबनान का जिक्र किया इन्होंने कि लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक ईरान से सीज फायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेबनान को अभी बर्बाद नहीं किया है इजराइल ने। इजराइल ने किसको बर्बाद किया है? ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है गजा को और पैलेस्तीन को। लेबनान में अभी आतंकवादी पोषित हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इसलिए वो काम आएंगे। इसलिए ईरान ने किसकी कहा कि लेबनान में सीज फायर पहले करवाइए, ऐसी तैसी कराए पैलेस्तीन और गाजा। ये बहुत मौका परस्त लोग हैं, एक ही थाली के। इसलिए हमने यूएई को भी सतर्क कर दिया है कि तुम्हारे खिलाफ पाकिस्तान और ईरान सब लोग गुट बनाकर खड़े हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे यहां पर जासूस पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि यूएई में कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यूएई के भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, भारत ने रशिया के साथ एयर टू एयर R-37 मिसाइल को अपने एग्रीमेंट में ले लिया है। वो टैकल करेगी क्या? PL-15 को, और PL-17 का बाप है ये, 7400 किलोमीटर की रफ्तार से 400 किलोमीटर तक सब कुछ स्वाहा कर देगी। भारत की मिसाइल है ये रशिया से हम एग्रीमेंट में पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है युद्ध होगा तो फिर कुछ लोग रोटियां सेकने आएंगे तो उनकी रोटियों को वहीं के वहीं कैसे फोड़ना है, यह भी भारत को मेंशन करके चलना है। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है कि बिलियन बैक। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? इसने जो टैरिफ लगाए थे ना, अब उन टैरिफ का क्या हो रहा है? जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि वो टैरिफ इलीगल थे, तो जितना टैरिफ से इसने पैसा कमाया है वो सब इसको वापस करना है। बर्बाद हो गया। ये देखिए मेरे दोस्त, एक तरफ तो पैसा खत्म हो रहा है ईरान से युद्ध में, और दूसरी तरफ यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब ये टैरिफ से लिया हुआ पैसा वापस करेगा, जो इसने इलीगल टैरिफ लगाया था, वो चाहे किसी के भी ऊपर हो। यहां बिलियनों डॉलर इसको वापस करने हैं। वो बेनिफिट्स व्हाट इट मींस, यानी यूएस की हिस्ट्री में ये बिगेस्ट ऐसा चेंज आ रहा है कि आपने गलत तरीके से पैसा लिया और वो पैसा आपको वापस करना है। ये देख लीजिए मेरे दोस्त, व्हाट इट मींस एंड हु गेट्स द मनी बैक। इसका मतलब क्या है और कौन पैसे वापस लेगा? जैसे भारत पर 18% का 10% का टैरिफ होना था, इसने 50% तक टैरिफ लगाए, 25 और फिर 50, कुछ चीजों पर 100% टैरिफ लगाया। वो सब एक्स्ट्रा पैसा इसको वापस भरना है भारत के लिए। ध्यान रखना, ऐसे जिस जिस देश से इसने लिया होगा उनके लिए इसको भरना है अब वो पैसा। यहां देख लीजिए, रिफंड द टैरिफ, ये सारा रिफंड करेगा कौन? ये पेंटागन है दोस्तों। तो वॉशिंगटन यहां से सब कुछ रिफंड करेगा जो इसने बिलियंस ऑफ डॉलर कलेक्टेड अंडर द नाउ इनवैलिड। जितने भी इसने टैरिफ लगाकर कलेक्ट किए थे डॉलर, वो इनवैलिड करार दे दिए यूएस के कोर्ट ने कि इनको वापस किया जाए। अब इसको देखिए कैसे पागल हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इधर भारत, चीन और रशिया ये डीलों में लगे हुए, ये पागल हो गया है। कोर्ट फिलिंग साइटेड आप एक्सियोस शोज दैट मोर देन 3,30,000 importers paid an esteemed 166 billion in tariff across over 53 million shipments। कर दे वापस। बर्बादी के मुहाने पे खड़े हुए ये लोग। इसीलिए हमने कहा था ना, एक साथ कोलैप्स करेगा जब डॉलर करेगा, तो जो अमेरिकन इकोनॉमी वो एक साथ कोलैप्स करेगी, धीरे धीरे नहीं करेगी। ये बड़ी चीजें हैं, एक साथ गिरती हैं। जितना लंबा पेड़ होगा एक साथ गिरेगा, धीरे धीरे नहीं गिरेगा, पत्ता पत्ता नहीं गिरेगा। तो 127 बिलियन इन रिफंड्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 127 बिलियन डॉलर इसको वापस करना है उन लोगों का जिन लोगों से इसने टैरिफ लगा के इलीगल तरीके से लिया था। अब ईरान का वॉर महंगा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अब टैरिफ वाला मामला भी आ गया, वो भी पैसा वापस करना है। और ट्रंप का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं, ना तो इस युद्ध में पैसा लगाऊं, ना तो टैरिफ का रिफंड करूं क्या? मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया, इसलिए भारत के साथ डील कर ली है। ये देखिए, ट्रंप सेज यूएस मरीन सीज्ड इरानियन शिप टॉस्का, तेहरान कॉल्स मूव आर्म्ड पायरेसी। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है अब ये, क्योंकि ईरान ने दूसरे जो वार्ता है उसको भी रद्द कर दिया कि हमें बात नहीं करनी इनसे, तो दूसरे टाइम की वार्ता भी रद्द हो गई है ईरान की तरफ से। यहां देखिए, बुलिंग बिहेवियर ईरान डायल्स पाकिस्तान, शहबाज शरीफ आफ्टर यूएस सीजेस कार्गो शिप। एक मेरा पालतू कुत्ता है, अब मान लीजिए मैं आपको पीट देता हूं, तो आप मेरे कुत्ते से कहेंगे क्या देख लो तुम्हारा मालिक मुझे पीट रहा है? यहां वही हुआ है। क्या हुआ है कि यूएस ने ईरान की शिप को ब्लॉक कर दिया, यानी पकड़ लिया ईरान की शिप को कि हॉर्मुज से ये पास नहीं होगी। तो ईरान क्या कर रहा है, बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि नहीं है, पाकिस्तान को फोन करके कह रहा है देख लो आप पीस की कह रहे थे, हमारा जहाज पकड़ लिया, छुड़वा दो। पाकिस्तान एक एक रुपए के लिए तबाह है, तुम्हारा क्या कर देगा पाकिस्तान? लेकिन प्रॉब्लम यह है, अरे भाईजान हम तो एक ही कौम से हैं, एक ही थाली में खाएंगे तो खाओ फिर।
इस वजह से पाकिस्तान से हेल्प के लिए मांग रहा है कि पाकिस्तान हमारी हेल्प करे, हमारा जहाज पकड़ लिया है। पाकिस्तान पहले अपनी हेल्प कर ले। ईरान टू स्किप टॉक 2.0, ईरान ने दोबारा जो वार्ता होने वाली है उसको स्किप कर दिया है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं होगी। और अगर यूएसए हमारा जहाज नहीं छोड़ता है तो यूएई, सऊदी अरबिया, लेबनान, कतर, बहरीन, कोई भी गल्फ कंट्री होगा, वहां यूएसए का कोई भी बेस, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी फाइटर सबमरीन, कुछ भी वहां सुरक्षित नहीं है। हम कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, यानी युद्ध बढ़ेगा। यह ईरान की धमकी है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। कोई भी चीज यहां सुरक्षित नहीं है। यूएस नेवल ब्लॉकेट की वजह से हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। भारत और वॉशिंगटन में एक ट्रेड हो गई है और भारत ने टैरिफ के ऊपर बात करी है कि टैरिफ हमारा घटाइए, बात खत्म हो जाएगी। तो भारत पर अब जो यूएस का कोर्ट है उसने कह दिया है, तो भारत पर ज्यादा 10% टैरिफ लगेगा और हमारा व्यापार एज इट इज हो जाएगा। अब भारत यह समझ चुका है कि अमेरिका कोई मित्र नहीं है, ईरान कोई मित्र नहीं है, पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं, कोई भी देश मित्र नहीं है। अब भारत यह समझ चुका है कि ये जैसे हमसे मतलब निकालना चाहते हैं वैसे ही हमको इनसे मतलब सीधा करना है, बात खत्म। दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। समझ गए मेरे भाई? ये हमको बस समझ के रखना है। 10 पॉइंटर्स ऑफ द ट्रेड, जो हमारी ट्रेड हुई है ये उसके 10 पॉइंटर्स हैं। कॉमर्स में, कस्टम में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट स्टक डाउन स्वीपिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा बताएगा, जो उनका बताएगा कि इतने पैसे वापस करने, वो पैसे वापस करो। 150 डेज स्टार्टिंग फरवरी, टेम्पररी फ्लैट 10% टैरिफ हम पर शुरू हो जाएगा। ये हमारी डील का एक पार्ट है। यूनिफॉर्म 10% यूएस टैरिफ अक्रॉस ऑल ट्रेडिंग पार्टनर, सबको एक जैसा टैरिफ लगाना है, 10% ओनली। तो हम भी उसी कैप में आएंगे, या वहां के कोर्ट ने कहा है। 25% पेनाल्टी लिंक्ड टू इंडियन परचेसेस ऑफ रशियन ऑयल, जो रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा हुआ है कि 25% पेनाल्टी देनी होगी अगर वहां से तेल लेना है, तो वो भी हट जाएगी, ध्यान रखना। एंड रिकैलिब्रेटेड एंड रीड्राफ्टेड, जितनी भी आपकी परचेसेस होंगी वो दोबारा आपकी क्या करी जाएंगी, रीड्राफ्ट करी जाएंगी, दोबारा से लिखी जाएंगी। वो सब जो थी पहली वाली वो इलीगल थी, हटाइए उनको। अर्लियर एंजॉयड इन द यूएस मार्केट, जैसे भारत पहले एंजॉय करता था यूएस से मार्केट में खरीदना बेचना, वैसे ही दोबारा एंजॉय करेगा। अंडर द फेब्रुअरी फ्रेमवर्क इंडिया ऑफर्ड मच कंसेशन ऑन द यूएस। भारत ने कहा है कि अगर हमारे से लेन देन पहले की तरह होगा तो हम भी तुमको थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, टेंशन मत लेना, जो हमने तुम्हारी दाल वगैरह पर दे रखी थी जहां तुम्हारे किसान रो रहे थे। यह भारत की तरफ से गया है। 500 बिलियन वर्थ यूएस गुड्स फॉर 5 ईयर, अगले 5 साल में 500 बिलियन का हम जो है लेन देन व्यापार करने वाले हैं, अगर तुम्हारा रवैया ठीक रहा तो ये भारत के कुछ पॉइंट है। 2 ऑनगोइंग प्रोब्स, हमारी जानकारी चल रही है, मैथ्यू बेंडिक वाली, और वो कह रहे हैं हम पूरी तरीके से पहले जानकारी करेंगे, उसके बाद यूएस को उनको देंगे। फरवरी मीटिंग बिटवीन चीफ नेगोशिएटर, हमारी मीटिंग हुई थी, चीफ नेगोशिएटर है जो हमारे जैन साहब, उनकी और वहां के काउंटर पार्ट के साथ। इन दोनों में जो भी सहमति होगी उसके बाद देशों के दोनों हेड मिलेंगे और डील पर साइन हो जाएगा। ये हमारी डील है, यानी हम झुकेंगे किसी कीमत पर नहीं, और अब तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टैरिफ के अंदर आएंगे। तो भारत के लिए बिन बिन सिचुएशन है दोनों चक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए, महेशन को सब्सक्राइब करके फिर आता हूं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।